आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगला टॉपिक है व्हीट स्टोन सेतु। इसे व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया था, इसलिए इसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। इसके अंदर 4 प्रतिरोध होते हैं, P, Q, R और S। ये 4 प्रतिरोध होते हैं और चारों प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन होता है ये, जिसकी सहायता से किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये इसमें चूंकि 4 प्रतिरोध हैं और 4 प्रतिरोध 4 भुजाओं में लगे हुए हैं, तो इसे कहेंगे प्रतिरोधों का ऐसा चतुर्भुजीय संयोजन। प्रतिरोधों का ऐसा चतुर्भुजीय संयोजन जिसकी सहायता से किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सके, व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, प्रतिरोधों का ऐसा चतुर्भुजीय संयोजन जिसकी सहायता से किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है, व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। देखिए, प्रतिरोधों का ऐसा चतुर्भुजीय संयोजन जिसकी सहायता से किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है, व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। ये A, B, C और D, और A और B के बीच में यहाँ P प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, B और C के बीच में यहाँ Q प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, A और D के बीच में यहाँ R प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, C और D के बीच में यहाँ S प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। यहाँ E एक लैग्रांजी सेल K1 और K2 कुंजी लगी हुई हैं। जब E लैग्रांजी सेल से I धारा फ्लो होती है, तो जब ये धारा बिंदु A पर पहुँचती है तो इसको 2 मार्ग मिलते हैं, एक ये वाला मार्ग और एक ये वाला मार्ग। तो इस वाले मार्ग पर I1 धारा जा रही है और इस वाले मार्ग पर माना I2 धारा जा रही है। यूँ कह दूँ मैं कि जो I है ये वास्तव में I जो है ये वास्तव में I1 प्लस I2 के बराबर है। ठीक है, तो I1 इसमें गई, I2 इसमें गई। जब इसमें I1 जा रही है तो I1 यहाँ से चलती हुई जब बिंदु B पर पहुँचती है तो इसको फिर 2 मार्ग मिलते हैं, एक ये वाला मार्ग और एक ये वाला मार्ग। लेकिन इस मार्ग में कोई करंट नहीं बहता है, क्योंकि इस उपकरण को इस प्रकार से सेट करते हैं कि धारामापी G में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं हो, अर्थात धारामापी G में कोई विद्युत धारा नहीं बहती हो, या धारामापी G शून्य विक्षेप की स्थिति में हो। तो उस पोजीशन में यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इस वजह से सारा का सारा करंट इस Q प्रतिरोध में आ जाएगा। तो I1 जो विद्युत धारा इस P में बह रही थी वो सेम टू सेम इस Q में बहने लग जाएगी, इसलिए Q में भी I1 धारा बह रही है और P में भी I1 धारा बह रही है। इसी प्रकार यहाँ से I2 धारा इस R में आई और इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, वो कंप्लीट धारा I2 के I2 S में पहुँच जाएगी। यहाँ आने के बाद इधर से I1 आई, इधर से I2 आई, ये दोनों धारा यहाँ मिलकर I1 प्लस I2 बन जाएंगी, जिसे मैं I कह रहा हूँ। अब बात आती है आगे पढ़ने की। तो व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S जुड़े होते हैं। बिंदु B तथा D के मध्य एक कुंजी K2 तथा धारामापी कैपिटल G जुड़े होते हैं। बिंदु A तथा C के मध्य एक सेल कैपिटल E तथा कुंजी K1 जुड़ी होती है। सब उसके बारे में बात होगी। अब देखो, माना बिंदु A, B, C तथा D पर विभव क्रमशः VA, VB, VC तथा VD है, तब संतुलन की स्थिति में धारामापी G का पाठ्यांक 0 होता है, क्योंकि इस स्थिति में भुजा BD में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसका मतलब समझ लो आप, मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले ही कि इस BD भुजा में कोई करंट नहीं बहता है जब संतुलन की स्थिति होती है। ऐसा कब संभव है? जब बिंदु B पर विभव का मान बिंदु D पर विभव के मान के बराबर हो, अर्थात VB बराबर क्या हो? VD हो, तभी ऐसा संभव है। और जब ये VB बराबर VD होगा तो ही धारामापी G का विक्षेप 0 रहेगा। इसलिए यहाँ हम संतुलन की जो स्थिति लेके चल रहे हैं उसमें हम कहेंगे कि संतुलन की स्थिति में VB बराबर VD होगा। क्लियर? मैंने दोनों साइड नेगेटिव का चिन्ह लगा दिया है,
तो ये बन गया वी ए माइनस वी बी बराबर वी ए माइनस वी डी। ये वी ए माइनस वी बी किसके बराबर रहेगा, ये और समझ लो आप। वी ए माइनस वी बी किसके बराबर रहेगा, समझिए ध्यान से। ये वी ए है और ये वी बी है, अर्थात इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य विभव का अंतर है ये। यहाँ वी ए विभव था, यहाँ वी बी विभव था, और वी ए माइनस वी बी दोनों बिंदुओं पर विभव का अंतर होगा। विभव का अंतर कहूँ या विभवांतर कहूँ, और विभवांतर V बराबर होता है आई आर। जहाँ I की जगह तो I1 लिखूंगा क्योंकि यहाँ धारा I1 बह रही थी तो I1, और R की जगह यहाँ P लिखूंगा क्योंकि यहाँ प्रतिरोध क्या है, P है। इसी प्रकार उसमें VA माइनस VD भी लिखा हुआ था। VA ये रहा, VD ये रहा, तो यहाँ भी V बराबर IR, तो I की जगह तो I2 और R की जगह R आ जाएगा। इसलिए ये लाइन तैयार हो रही है यहाँ पर I1P बराबर I1P बराबर I2R। क्लियर, समीकरण नंबर 1। इसके बाद अगली बात, दोबारा मैंने इस संतुलन की स्थिति लिखा VB बराबर VD, फिर लिख दिया मैंने, और फिर जब इसको लिख दिया है तो ये हो जाएगा VB माइनस VC। मैंने क्या किया कि VB की जगह VB, VD की जगह VD लिख दिया, दिख नहीं रहा इसमें, VB की जगह VB और VD की जगह VD लिख दिया, और यहाँ क्या लगाया, माइनस का चिन्ह और माइनस का VC, यहाँ भी माइनस का VC। मतलब कुल मिला के बात ये है कि यहाँ भी माइनस का VC लिख दिया मैंने और इधर भी माइनस का VC लिख दिया। अब ये बन गया VB माइनस VC, और VB माइनस VC है ना, वो किसके बराबर रहेगा, देखो आप, VB माइनस VC, जो वास्तव में अब I1Q के बराबर रहेगा। VB माइनस VC किसके बराबर रहेगा, I1Q के, और VB माइनस VC, यहाँ भी गलत लिख रखा है, इसको सही नहीं किया मैंने, इसको यहाँ D था तो यहाँ D रखो इसको, और दूसरा बन रहा था VD माइनस VC, तो देखो इधर VD माइनस VC किसके बराबर है, VD ये है, VC ये है, तो ये I2S के बराबर होगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज में रख रहा हूँ मैं, और ये लाइन बन जाएगी तो ये बन गया I1Q बराबर I2S, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से भाग लगा दो आपस में, तो I1P बराबर I1Q बराबर I2R अपॉन I2S। I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो P बटा Q बराबर R बटा S हो गया, और यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ इसके आगे कि ये जो लेक्लांसी जो सेल है, ये जो लेक्लांसी सेल है, जो इसमें व्हीटस्टोन सेतु में जो ई लिखा हुआ था वो वास्तव में लेक्लांसी सेल था। तो लेक्लांसी सेल क्या होता है, इसके बारे में एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, उसको समझो आप। लेक्लांसी सेल, इस चित्र में जो ई लेक्लांसी सेल था, ये वाइवा में काम आ सकता है आपके लिए फिजिक्स के प्रैक्टिकल के दौरान। इसमें ये कांच का या प्लास्टिक का पात्र होता है, और इसके अंदर पानी भरा रहता है। क्या भरा रहता है, H2O अर्थात पानी भरा रहता है। इस पानी में थोड़ा सा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिला देते हैं। अब इसके अंदर एक कार्बन का एनोड जो कि साइज में थोड़ा मोटा होता है, और इसका जो टर्मिनल ब्लैक होता है, आप उसे अच्छे से पहचान सकते हो कि ये कार्बन का एनोड है, और ये इसमें पॉजिटिव का कार्य करता है। जस्ते की एक पतली छड़ होती है, वो कैथोड का या नेगेटिव का कार्य करती है, और ये बन गया आपका लेक्लांसी सेल। और इसकी सहायता से 1.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्राप्त किया जा सकता है। अधिकतम है ये, इससे कम हो सकता है पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए अगले टॉपिक में बात करता हूँ मैं, मीटर सेतु। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहली बात, व्हीटस्टोन सेतु के जस्ट अगला टॉपिक मीटर सेतु है, और ये उसी से रिलेटेड है, इसलिए ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, उत्तर रहेगा व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। सवाल बनेगा मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, और उत्तर होगा व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। इम्पोर्टेंट। दूसरा, मीटर सेतु का क्या उपयोग है, तो उपयोग देखिए, इसकी सहायता से किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। मतलब कि वही काम व्हीटस्टोन सेतु का था, वही काम यहाँ मीटर सेतु का है, इसलिए आप ये न समझे कि दोनों एक ही
दोनों का थ्योरी एक ही है, दोनों की थ्योरी एक, उसके ऊपर ही कार्य करता है, व्हीटस्टोन सेतु की तरह ही कार्य करता है ये। तो इसकी सहायता से किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान फाइंड आउट किया जा सकता है। मीटर सेतु का तार 1 मीटर लंबा होता है, बिल्कुल। इसमें जो वायर होता है वो 1 मीटर लंबा होता है। और चौथा है, मीटर सेतु का तार मिश्र धातु मैग्नेन, कांस्टेंटन या यूरेका का बना होता है। इसमें जो वायर होता है वो किस किस का बना होता है, मैग्नेन का बना होता है, या कांस्टेंटन का बना होता है, या फिर यूरेका का बना होता है। अब इसकी बनावट देखिए आप इस मीटर सेतु की। इसमें ये तांबे की पत्तियां आजकल एल्यूमिनियम की लगाने लग गए हैं, वैसे तांबे की होनी चाहिए। ये एल आकार की तांबे की पत्तियां हैं, ये आई आकार की तांबे की पत्तियां हैं, और ये एल आकार की तांबे की पत्तियां हैं। इस बिंदु को ए नाम दे दिया, इस बिंदु को सी नाम दे दिया। मतलब यहाँ भी एक टर्मिनल है, यहाँ भी एक टर्मिनल है। इन दोनों टर्मिनलों के बीच में एक मैग्नेन अथवा कांस्टेंटन अथवा यूरेका का एक वायर खींचा रहता है जो 1 मीटर लंबा होता है। यहाँ इस ये जो ए बिंदु था, इस कंप्लीट प्लेट को मैं ए नाम दे रहा हूँ, इस ए, और यहाँ ये जो डी बिंदु है, ए और डी के बीच में प्रतिरोध बॉक्स आरबी। आरबी क्या है वास्तव में, आरबी है वास्तव में प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स होता है। और ये प्रतिरोध बॉक्स आरबी यहाँ पर जुड़ा रहता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर एक अज्ञात प्रतिरोध एस लगा रहता है जिसका मान हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ इस ए और सी के बीच में यहाँ इस डी बिंदु से एक वायर जुड़ा होता है, उससे धारामापी जी जुड़ा होता है, और लास्ट में इसे जो कि जे से जोड़ देते हैं। जो कि जो जे है, ये जो कि जे वास्तव में एक छोटा सा उपकरण होता है जिसकी सहायता से इस वायर को टच कराया जाता है। तो मान लीजिए इसको यहाँ टच कराया, टच कराने पर धारामापी जी का विक्षेप 0 हो गया, तो ये जो 0 हो गया तो ये बिंदु बी कहलाएगा। तो इस ए और बी, ए बिंदु, बी बिंदु, फिर सी बिंदु और ये डी बिंदु। अब आप जो व्हीटस्टोन सेतु वाला जो चित्र था पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया था मैंने, वहां से मैच करा सकते हो। वहां देखना आप, ए से बी के बीच में वहां पी प्रतिरोध जुड़ा हुआ था, इसलिए यहां पी लिखा। बी और सी के बीच में वहां पर क्यू प्रतिरोध जुड़ा हुआ था, इसलिए यहां मैंने क्यू लिखा। ठीक है। अब ए और डी के बीच में वहां आर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इसलिए ए और डी के बीच में यहां आर बी लगा दिया। आर बी प्रतिरोध बॉक्स, मतलब इसमें एक से लेकर कई प्रतिरोध जुड़े होते हैं, तो उसमें से जो भी प्रतिरोध हमें उचित लगे वो वहां से निकाल सकते हैं। और सी और डी के बीच में अज्ञात प्रतिरोध एस जुड़ा होता है, जो मैंने यहां पर जोड़ रखा है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी अगर ये मैं मानूं कि ये जो तार लगा हुआ है 1 मीटर लंबा, इसके इकाई लंबाई का प्रतिरोध अगर P है, इकाई लंबाई का प्रतिरोध अगर रो है, तो अगर ये L दूरी पर ये संतुलित अवस्था प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ देखो इकाई लंबाई का प्रतिरोध रो, तो L लंबाई के तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, रो L। क्या हो जाएगा ये, रो L। ठीक है। तो ये हो गया P बराबर रो L, और ये हो गया Q बराबर 100 माइनस L गुणा रो। क्यों? क्योंकि 1 मीटर लंबा था अर्थात 100 सेंटीमीटर लंबा है, तो अगर ये वायर L लंबाई का है तो ये बच गया जो 100 माइनस का L रहेगा। क्या रहेगा ये, 100 माइनस का L रहेगा। क्लियर। अब ये अगर 100 माइनस का L है तो इसकी वैल्यू तो होगी रो L, और इसकी वैल्यू होगी 100 माइनस का L गुणा में रो। 100 माइनस का L गुणा में रो इसकी वैल्यू रहेगी। क्यों? इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 100 माइनस L है, तो इसकी वैल्यू होगी 100 माइनस L गुणा में रो, Q की वैल्यू, और P की वैल्यू हो जाएगी रो L। इसी प्रकार RB जो प्रतिरोध बॉक्स है वो R का कार्य कर रहा है, और ये अज्ञात प्रतिरोध S का कार्य कर रहा है। तो अब इसको देखते हैं आगे। अब मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार होता है जो बिंदु A व C के मध्य कसा रहता है। चित्रानुसार बिंदु A व D के मध्य प्रतिरोध बॉक्स RB तथा C व D के मध्य अज्ञात प्रतिरोध S लगा रहता है। चित्रानुसार बिंदु A व C के मध्य एक लैग्रांजी सेल कैपिटल E तथा कुंजी K जुड़ी रहती है। बिंदु D से एक धारामापी G तथा जो कि J जुड़ी रहती है। वो सारी बातें हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी। कार्यप्रणाली देखो क्या करें। सर्वप्रथम कुंजी K में डाट लगाते हैं तथा प्रतिरोध बॉक्स RB से कोई निश्चित प्रतिरोध निकालते हैं,
और जो कि जैसे संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। तो कुंजी के कहाँ है, ये देखो, इस कुंजी के में डाट लगाते हैं और आरबी से कोई एक प्रतिरोध, 1 ओम का, 2 ओम का, जो भी उचित रहे वो प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक है, लग जाए। आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं और फिर जो कि जे की सहायता से संतुलन स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। तो ये P बराबर क्या बन जाएगा, रो एल, जो आपको मैं बता चुका था। P की वैल्यू क्या आएगी, रो एल के बराबर आएगी। यहाँ रो क्या है, तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध है। ऐसे Q बराबर आएगी रो गुणा 100 माइनस का एल, रो गुणा 100 माइनस का एल, Q की वैल्यू रहेगी। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहता है P बटे Q बराबर R बटा S होता है। तो S बराबर हो गया Q अपॉन P गुणा R। अब ये Q की वैल्यू मैं यहाँ से रखूंगा, P की वैल्यू मैं यहाँ से रखूंगा, तो S बराबर हो जाएगा 100 माइनस एल, S बराबर हो जाएगा 100 माइनस एल बटा गुणा रो बटे रो एल, रो से रो कट जाएगा, गुणा आर है, रो से रो कट जाएगा, तो S बराबर आ गया 100 माइनस का एल बटा एल। ठीक है, गुणा आर। ये आपको याद करना है, इस सूत्र को आपको याद करना है, ये बहुत काम आएगा आगे चल के। तो अज्ञात प्रतिरोध S का वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस का एल बटे एल गुणा आर। तो समीकरण 4 की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात किया जा सकता है।